हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेई मेंस 2024 के कुछ पीवाईक्यूज़, जो कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ इस समय मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो चलिए देखते हैं कि 2024 के जेई मेंस में के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कौन कौन से क्वेश्चंस और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो इन सबको देखते हुए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है इसमें कि लेट थ्री, अच्छा बोला गया है कि 3A B C ये सब AP में है। मैं लिख देता हूँ भाई, 3A है, A है, B है और C ये सब किस में है, AP में है। ओके ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला है, 3A-1 B+1 और C+9 ये सब किस में है, GP में है। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है A+B+C का अरिथमेटिक मीन। ओके, तो अरिथमेटिक मीन जैसा कि आपको पता होगा ये होता है A+B+C/3। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए, जो AP वाला इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे, ओके, AP वाला इन्फॉर्मेशन मैं बोल सकता हूँ कि अगर पहला नंबर 3 है और मैं मान लेता हूँ कि कॉमन डिफरेंस D है, तो मैं A की जगह पे बोल सकता हूँ 3+D। ओके, सिमिलर वे में B की जगह पे क्या बोल सकता हूँ मैं, B की जगह पे 3+2D और C की जगह पे 3+3D। ओके, हमें पता होना चाहिए कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इस कॉमन डिफरेंस वाला लॉजिक से हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, GP वाला इन्फॉर्मेशन क्या है भाई कि पहला 3 है, अच्छा दूसरा A-1 है, दूसरा A-1 है। यहाँ से देखो A का वैल्यू क्या है, 3+D। तो अगर मैं A-1 लिखना चाहूँ तो A-1 कितना हो जाएगा, 2+D। ओके, B+1 कितना हो जाएगा, 4+2D और C+9 कितना हो जाएगा, 12+3D। ओके, ये सब किस में है, GP में है। अच्छा, हमें एक बात तो पता है कि भाई अगर 4 नंबर्स GP में हैं या फिर कोई भी 3 नंबर्स GP में होते हैं तो मिडल वाले का स्क्वायर पहले और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, तो मैं तो ये 3 नंबर लूँगा, इजी वाले 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2+D का जो होल स्क्वायर होगा वो 3 टाइम्स 4+2D के बराबर होगा। ओके, चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। क्या मिल रहा है, 4+D² + 4D = 12+6D। तो कुल मिला के D² - 2D - 8 = 0। यहाँ से D के हमें दो वैल्यूज़ दिख रहे हैं क्लियरली, 4 और -2। ओके, तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि D का वैल्यू कौन सा वाला लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए कि -2 लेना चाहिए। 4 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, -2 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। ओके, इसके रीज़न को देखते हैं। अच्छा, D का वैल्यू 4 है। अच्छा, यहाँ पे D का वैल्यू कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ये केवल कौन डिसाइड कर सकता है, GP। क्योंकि हमने GP में कुछ रूल्स पढ़े हैं कि GP का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, GP का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं D का वैल्यू -2 ले रहा हूँ तो -2 की वजह से जो 2+D है ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इवन -2 की वजह से जो थर्ड टर्म है वो भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई -2 तो बिल्कुल नहीं चलेगा, D का वैल्यू क्या सही है, 4 सही है। ओके, D का वैल्यू 4 सही है। अब ये देखो कि हमारा एम क्या था, हमारा एम था A+B+C/3 कैलकुलेट करने का। और जबकि हमें पता चल चुका है कि ABC कौन है, हमें कैलकुलेट करना है A+B+C/3। ओके, A कितना है, 3+D, B कितना है, 3+2D, C कितना है, 3+3D / 3। ओके, 3 3 3 कितना हो गया, 9 प्लस D + 2D + 3D दैट इज़ 6D / 3 दैट इज़ इक्वल टू 9 + 6D दैट इज़ 3+2D। अच्छा, ये बात मैं वैसे ही बोल सकता था कि ABC AP में है तो इसका जो मिडल टर्म होगा उसका AP होगा, AM होगा, सॉरी 3+2D आंसर आने वाला था। तो हमें अगर D पता चल चुका है तो आंसर हो जाएगा 3+2 टाइम्स में D कितना है, 4, तो आंसर इज़ 11।
सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आया था। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा गया है। देखो कॉमन टर्म्स का बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, वो लगभग हर साल पूछा जाता है कॉमन टर्म्स का सवाल। बेसिक प्रोसीजर क्या है कि पहले दोनों सीक्वेंसेस देख लो, उसके कॉमन डिफरेंसेस लिख लो। पहले का कॉमन डिफरेंस D1 में दे रहा हूँ, जो कि क्लियरली हमें दिख रहा है कि 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19, कॉमन डिफरेंस 5 हमें दिख रहा है। दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस है 3, 6, 9, लाइक D2 कितना हो गया 3। ओके, तो कॉमन टर्म्स का जो हमारा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले दोनों सीक्वेंसेस में जो सबसे पहला कॉमन टर्म आया है उसको देख लो। सबसे पहला कॉमन टर्म जो भी आया हो, तो सबसे पहला कॉमन टर्म क्या आया है 9। दोनों सीक्वेंसेस का सबसे पहला कॉमन टर्म क्या है 9। तो जो कॉमन टर्म्स होंगे कॉमन टर्म्स, वो खुद एक एपी फॉर्म करते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 9। ओके, फर्स्ट टर्म 9 है। अच्छा, दो एपी में सीक्वेंस दिए हैं, तो उनमें जो कॉमन टर्म्स होगा वो भी एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, वो भी एपी होगा, लेकिन जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ओके, तो यहाँ से D हमें कितना दिख रहा है, क्लियरली 15 दिख रहा है। ओके, तो पहला 9, दूसरा क्या आएगा 9 + 15, तीसरा क्या आएगा 9 + 15 × 2, ऐसा चलता रहेगा। ओके, ये सारे कॉमन टर्म्स हैं। 9 भी कॉमन टर्म है, 9 + 15 भी कॉमन टर्म है, अगला भी कॉमन टर्म है। अगर मुझे देखना है कि टोटल कॉमन टर्म्स कितने आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कॉमन टर्म्स में सबसे बड़ा वाला कॉमन टर्म क्या आएगा, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम ये देख लेंगे कि जो पहला सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस के लिए मैं T25 देख रहा हूँ कितना आएगा। पहले सीक्वेंस के लिए T25, मतलब जो उसका लास्ट टर्म है वो खुद कौन है। तो T25 कैसे आएगा, 4 + 24 × D, तो कितना हो जाएगा 124। ओके, दूसरे सीक्वेंस का मैं T37 ढूंढना चाह रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 + 36 × D, तो कितना बन जाएगा 37 × 3, दैट इज़ 1, कितना हो गया 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 2 = 11, 121। ओके, तो हमें दिख रहा है भाई कि 124 और 121 लास्ट टर्म दोनों के हैं। तो जो कॉमन टर्म आएगा वो मैक्स टू मैक्स तो 121 हो सकता है ना, क्योंकि अगर कोई बोले कि मान लो कि ये वाला जो सीक्वेंस है, ग्रीन वाला जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, उस सीक्वेंस में मान लो कि 122 एक एलिमेंट है, लेकिन 122 तो कॉमन ही नहीं आएगा ना, क्योंकि 122 सेकेंड वाले सीक्वेंस के रेंज से बाहर है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, जो कॉमन टर्म्स का हमारा सीरीज़ है उसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म, इसका nth टर्म, अच्छा उसका nth टर्म कैसे लिखूँगा मैं, 9 + n-1 × D, D कितना है 15। ये वैल्यू हमेशा किससे छोटा होगा 121, उसके इक्वल भी हो सकता है। तो क्या हो गया देखिए, n-1 15, ओके, तो 121 में से 9 चला गया तो 112, तो क्या बचा n-1, 15 से डिवाइड कर देते हैं, 112/15 आ जाएगा। यहाँ से बचा n-1 लेस देन और इक्वल टू, थोड़ा काटा पीटा कर देते हैं यहाँ पे, 3 से नहीं कट रहा है। ओके, तो मुझे पता है कि 15 7 जा 105 होता है, 15 8 जा 112 से ज़्यादा होता है, 120 होता है। मैं बोल सकता हूँ कि आंसर कुछ तो 7.6 मान लेता हूँ मैं, इन रैंडम मान रहा हूँ मैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 8.6। तो क्या बोला गया कि n का वैल्यू 8.6 होगा या उससे कम होगा। हमें पता है कि n एक इंटीजर होना चाहिए, सॉरी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n का वैल्यू 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, 8, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा देखिए क्या है, हाँ तीसरा थोड़ा सा बेहतर सवाल पूछा गया है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया है। क्या है भाई, इन एन ए पी द सिक्स्थ टर्म A6 = 2 है। ओके, ए पी में सिक्स्थ टर्म हमें क्लियरली पता है कि मैं a + 5d लिख सकता हूँ, a + 5d = 2 है। फिर क्या बोला है कि कोई प्रोडक्ट है जिसको ग्रेटेस्ट बोला गया है। ओके, प्रोडक्ट क्या है, a1
A4 A5 इसको ग्रेटेस्ट बोला गया है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, कितना आएगा, ये होगा A प्लस 3D A प्लस 4D। ओके, तो अगर मुझे किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, मतलब कि कुल मिला के वो फंक्शन किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे A और D दोनों इन्वॉल्व हैं, तो मुझे A और D में से कोई एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे इजी क्या दिख रहा है, फाइव डी का वैल्यू 2 माइनस से रख सकता हूँ मैं, बट इससे अच्छा है चलो A को हटा देते हैं। A को हटाया तो यहाँ पे क्या बनता, कितना बन जाएगा 5D, सॉरी 2 माइनस 5D, कितना बन गया 2 माइनस 5D। यहाँ पे A प्लस 3D की जगह पे 2 माइनस 2D, और यहाँ पे कितना 2 माइनस D। मैं इसको मान लेता हूँ FT। ओके, अब हमारा एम क्या है, FD का मैक्सिमा और मिनिमा देखना कहाँ पे बन रहा है। अच्छा, FD अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो कितना आएगा, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई। तो 2 माइनस 5D तो है, सेकेंड में 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस D लिख लेते हैं, चलिए इजी वे में थोड़ा सा, 1 माइनस D और 2 माइनस D। ओके, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस 5D यहाँ पे है, अच्छा 2 को बाहर ले लेता हूँ मैं ये हो जाएगा D स्क्वेयर माइनस 3D और प्लस का 2। ओके, चलो फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 2D स्क्वेयर माइनस 6D प्लस 4 माइनस 5D क्यूब प्लस 15D स्क्वेयर, ओके, और माइनस 10D। ओके, ये 2 हो गया, तो हमें मिल रहा है माइनस 5D क्यूब, D स्क्वेयर देख लो दो जगह पे दिख रहा है मुझे, प्लस का 17D स्क्वेयर, और D के टर्म देख लो माइनस 6D और माइनस 10D, माइनस का 16D और प्लस में कितना है 4। ओके ये है f ऑफ D। ओके, चलो यहाँ से मैं तो क्लियरली एक बात बता सकता हूँ कि ये D का मतलब D में क्यूबिक है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्यूबिक टाइप का ही बनेगा, और D क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी वो प्लस इन्फिनिटी देगा, तो ग्राफ इसका जो कुछ बनेगा, ग्राफ इसका कुछ तो ऐसा बनेगा, है ना। इसका मतलब कि जो छोटा वैल्यू होगा, जो x का मतलब कि अगर मैं डिफ्रेंशिएशन को ज़ीरो करूँगा, जो छोटा वैल्यू होगा वहाँ पे मिनिमा बनेगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वहाँ पे मैक्सिमा बनने वाला है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए f डैश d कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 तो बाहर है, माइनस 15D स्क्वेयर प्लस 34D और माइनस का 16 आ चुका है। ओके, मैं माइनस भी कॉमन ले ले रहा हूँ, सॉरी माइनस 2 तो पहले से कॉमन था, माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया 15D स्क्वेयर, यहाँ पे कितना माइनस 34D और प्लस का कितना 16। ओके, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज 15 इंटू 16, ओके ये 24 इंटू 10 बन रहा है, 15D स्क्वेयर माइनस 24D माइनस 10D प्लस 16 माइनस 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 3D, बचा कितना 5D माइनस 8, माइनस 2 कॉमन लिया तो 5D माइनस 8। ओके, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, D का एक वैल्यू हमें मिलेगा 8/5, D का दूसरा वैल्यू मिलेगा 2/3। ओके, तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि भाई 8/5 सही आंसर है या फिर 2/3। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया था, हमें मैक्सिमम करना था, तो हमें पता था कि जो छोटा वैल्यू रहेगा उस पे मिनिमा आएगा, बड़े वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा, तो बड़ा वैल्यू कौन है 8/5, तो 8/5 सही आंसर है हमारा। या फिर अगर आपको चेक करना है तो आप डबल डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, तो 8/5 D इज़ द राइट आंसर। ओके, चेक कर लेना कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा गया बोला है कि इफ़ इन अ GP ऑफ 64 टर्म्स, ठीक है,
एक जीपी है जिसमें 64 टर्म्स टोटल हैं, 64 टर्म्स। ओके, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होगा, ए आर के पावर 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये बराबर है 7 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म्स, 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। अच्छा, ऑड टर्म एक बार देखते हैं हम लोग कैसे जाएगा। अच्छा, ऑड टर्म में पहला टर्म ए होगा, मैं ऑड टर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला टर्म ए होगा। अच्छा, दूसरा ए आर होता है जो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें ऑड टर्म्स लेने हैं, तो दूसरा ऑड टर्म्स के हिसाब से ए आर स्क्वायर आ जाएगा, अगला ए आर की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। अच्छा, बहुत सारे में टोटल कितने टर्म्स होंगे, बहुत सारे में 32 टर्म्स होंगे, क्योंकि अगर टोटल 64 हैं तो आधे टर्म्स ऑड पोजीशन पे होंगे और आधे इवन पे होंगे। ओके, तो अगर मुझे इसका सम देखना है, ऑड वाले का सम ऑफ ऑड टर्म्स देखना है, तो ए इसका कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर, टर्म्स है 32 माइनस 1 अपॉन कितना, आर स्क्वायर माइनस 1। बोला है कि जो टोटल सम है, जो टोटल सम ये है, ये बराबर है 7 टाइम्स किसके, ए आर के पावर, अच्छा यहाँ पे फिर से 64 दिख रहा है मुझे, माइनस 1 अपॉन नीचे कितना, आर स्क्वायर माइनस 1। ओके, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, आर के पावर ये जो खतरनाक एलिमेंट है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, हमें क्या दिखा, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 टाइम्स आर माइनस 1। क्लियरली दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आर प्लस 1 आर माइनस 1 बन रहा है। कुछ जानकार लोग फटाफट आंसर भी कर चुके होंगे। तो आर इज इक्वल टू कितना, 6 इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, 6 इज़ द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, इफ़ ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें a1 का वैल्यू 8 है, ठीक है भाई, मान लिया। बोला है कि a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1, a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1। इससे पता चलता है कि जो कॉमन रेशियो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ओके भाई, मान लिया आपकी बात। फिर क्या बोला है, इफ़ द, अच्छा, इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इसका मतलब कि इसमें कोई भी टर्म अपने आगे के 2 टर्म्स के अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि मान लिया 3 टर्म है, T1 T2 T3, तो बोला क्या गया है कि जो T1 है वो T2 प्लस T3 बाई 2 के बराबर है। ओके, अच्छा, T1 क्या है, मैं T1 को 1 मान लेता हूँ, A1 मान लेता हूँ या फिर A मान लेता हूँ। T2 कितना होगा, AR, T3 AR स्क्वायर बाई 2। ए हर जगह कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 2 या फिर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आर के 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, 1 और -2। अच्छा, 1 तो पहले नहीं चलेगा, मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि आर का वैल्यू 1 नहीं चलेगा, तो आर का वैल्यू -2 सही आंसर है, -2 सही है। अच्छा, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें Sn दिया है, Sn का मतलब समझाया है कि 1 से लेकर के n तक के सम को Sn बोलते हैं, ठीक है, वो तो हमें पहले से ही पता था। हमें क्या चाहिए, S20 माइनस S18, ठीक है भाई। अच्छा, S20 कितना होगा, S20 मतलब कि A R के पावर 20 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पे A R के पावर 18 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये तो हो गया सम। हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों में A अपॉन R माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, R के पावर 20 माइनस R के पावर में 18। ओके, R के पावर 18 कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, R स्क्वायर माइनस 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ R प्लस 1 और R माइनस 1। यहाँ पे कितना, R माइनस 1, अच्छा A छूट गया, A लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, R माइनस 1 R माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। हाँ, तो टोटल क्या दिख रहा है, अच्छा A की जगह पे कितना बोला है, 1/8 रखना है, क्वेश्चन में दिया है। R कितना है, -2 के पावर में 18 हो गया। अच्छा, इंटू R प्लस 1 मतलब -2 + 1, तो टोटल कितना हो गया, -2 के पावर में 18। अच्छा, -2 के पावर 18 तो सुंदर सा नंबर होता है, तो वो तो हो गया 2 के पावर में 18 अपॉन यहाँ पे कितना है, 2 के पावर में 3 इंटू कितना है, -1, तो ये बन गया 2 के पावर में 15 लेकिन माइनस में। ये सही आंसर है, तो पहला सही आंसर है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्या है भाई इसमें। 6 नंबर पे क्या पूछा गया है, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अच्छा, एस एन को सम ऑफ एन टर्म्स बोला जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, जो कि हम पहले से जानते हैं, या फिर ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसा यूज़ किया जाता है। हमें एस एन का फॉर्मूला मालूम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, दो इन्फॉर्मेशन दिया है, S20 790 है और S10 कितना है 145। अच्छा, जो हमें फाइंड आउट करना है एक बार उसको देख लेते हैं। S15 माइनस S5, क्यों ना मैं सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लूँ, S15 माइनस S5, उसके बाद जो हमें लगेगा वो हम प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से यूज़ कर लेंगे। S15 में बोल सकता हूँ 15/2 2a प्लस 14d माइनस ये हो जाएगा 5/2 2a प्लस 4d। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। ये 2 से काट दिया, बन गया 15a प्लस 7d माइनस 5a प्लस 2d। ओके, तो कुल मिला के कितना आ गया 15a, यहाँ से 5a कितना हो गया 10a प्लस 15 7 से 105 माइनस 5 इंटू 2 10, तो हो जाएगा 95d। ओके, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा 2a प्लस 19d। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ पे जाते हैं हम लोग। S20 का वैल्यू दिया गया है। अच्छा, S20 को मैं क्या बोल सकता हूँ 20/2, अच्छा 20/2 2a प्लस 19d। अच्छा, इसको देख के मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। इसका वैल्यू कितना है 790। मज़ा क्यों आ गया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 2a प्लस 9d तो ठीक है, 20/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ 10 है कि नहीं, कितना बोल सकता हूँ मैं 10। ये कितना बन गया 10 और 2a प्लस 19d बराबर 790। अच्छा, अब ध्यान से आप देखिए, जो आपको फाइंड आउट करना है वो लगभग आपको मिल चुका है यहाँ पे। बस यहाँ पे 10 की जगह पे क्या चाहिए 5 चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 790 है तो 395 आ जाएगा। ओके, ये इसका आंसर है 395। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सर आप बोलोगे सर S10 क्यों दिया है, फिर फालतू में दे दिया उन्होंने, फिर S10 का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ये देखते हैं भाई क्या है। क्या पूछा गया है कि a और b दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। मान लिया पॉजिटिव है भाई। 11th टर्म ऑफ अ GP हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड थर्ड टर्म इज b। क्या बोला गया है कि एक GP बनाओ, GP1 बनाओ, जिसमें पहला टर्म a पकड़ो और पहला टर्म a नॉट a1, पहला a और तीसरा टर्म b पकड़ो। ठीक है भाई। अच्छा, T3 मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ AR², तो इन दोनों को यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ, अच्छा b का वैल्यू AR² है, यहाँ से बोल सकता हूँ कि R² का वैल्यू b/a होगा। ठीक है भाई। ये बोल रहा है कि एक GP और बनाओ, GP2 बनाओ, जिसका फर्स्ट टर्म तो a पकड़ो, लेकिन जो b है वो 5th टर्म होगा। ओके, तो 5th टर्म को मैं AR के पावर में 4, लेकिन दोनों R सेम नहीं होंगे, इसलिए मैं कैपिटल R ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से R के पावर 4 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है b/a, या फिर R का वैल्यू कितना b/a के पावर में 1/4। ओके, चलता है। ओके साहब, देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला है कि 11th टर्म ऑफ ए GP, पहले वाले GP का 11th टर्म दूसरे वाले के pth टर्म के इक्वल है। ओके, मान लेते हैं भाई। तो पहले का जो 11th टर्म है वो बराबर है दूसरे के, ये पहला मान लो हो गया, दूसरा हो गया दूसरे के pth टर्म के। अच्छा, पहले का 11th टर्म कितना होगा a इंटू आर के पावर में 10, यस AR के पावर में 10 बराबर दूसरे का pth टर्म कितना होगा a कैपिटल R के पावर में p-1। अच्छा, a से ये तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों का फर्स्ट टर्म a है। अच्छा, R के पावर में 10, R² अगर b/a है तो R² कितना हो जाएगा, R के पावर 10 कितना हो जाएगा b/a के पावर में 5। ये कितना 5। अच्छा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, R का वैल्यू कितना है b/a के पावर में
1/2 और कैपिटल आर कितना है b अपॉन ए के पावर में 1/4। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा b अपॉन ए के पावर में p माइनस 1/4। अच्छा, दोनों का बेस बराबर है, इसका मतलब पावर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बेस में b अपॉन ए 1 नहीं है, दोनों भी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं। b माइनस 1/4 बराबर 5, तो p बराबर कितना 21। तो करेक्ट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट, हाँ 8वां। क्या बोला भाई, सम ऑफ द सीरीज़। अच्छा, सम ही पूछा है, ठीक है भैया, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, एक बात याद रखो मेरा, इसमें जब भी सम पूछा हो और आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि वो AP है, GP है, HP है, कुछ भी नहीं, वो सीरीज़ भी ना हो कोई भी, मतलब कि जो हम नॉन सीरीज़ है वो ना हो, तो सबसे पहले आप उसका TN लिखा करो, सबसे पहले उसका TN लिखो। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, TN। अच्छा, TN लिखूँ। अच्छा, ऊपर देखो ध्यान से, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो nवें नंबर पे n आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे 1 था, फिर 1 ही रह गया, फिर 1 रह गया, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 लिख लेता हूँ। अच्छा, अगला नंबर 3 3 3 है, तो माइनस में 3 मैं भी लिख लेता हूँ। फिर क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो मैं n का स्क्वायर लिख लेता हूँ। फिर बाद में क्या है, 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, इसका मतलब n के पावर 4 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं TN। चलो मैंने TN लिख लिया। TN पता चल गया हमें कितना है, इसको और सुंदर तरीके से लिख लेते हैं, n अपॉन n के पावर 4 माइनस 3n स्क्वेयर प्लस 1, है ना। अच्छा, ये एक फेमस जो डिनोमिनेटर में चीज़ दिया है वो बहुत ही फेमस इक्वेशन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब फैक्टराइजेशन के लिए मैंने लिखा इसको n के पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ये पहला, और इसमें से माइनस 2n स्क्वायर अलग किया तो माइनस n स्क्वायर और अलग हो जाएगा। ये हो गया TN बराबर n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अलग से n का स्क्वायर। तो नीचे मुझे क्या दिख रहा है, a प्लस बी माइनस बी, तो n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस n होना चाहिए, दोनों एक एक हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, माइनस n हो गया, ठीक है भाई। चलो अच्छा, TN तो पता ही चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, जो नीचे वाले दो फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक कर दो, अलग अलग लिख दो आप बिंदास, जो होगा देख लेंगे हम लोग। तो बिंदास मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिख दूँ भाई, 1 अपॉन मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, पहले नंबर पे दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा वाला नंबर मुझे छोटा लग रहा है इसलिए 1 अपॉन करने पे वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा माइनस छोटा, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। ओके, मैंने लिख दिया, अलग अलग करके डिफरेंस लिख लिया। डिफरेंस लिखने के बाद मैं इसको बैलेंस करने का देखूंगा कि जो ऊपर वाला n है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंप्लीफाई करोगे, देखो ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बनेगा, इधर माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बनेगा, तो 1 कट गया, n स्क्वायर भी कट गया, ऊपर मुझे 2n दिख रहा है, n तो ऑलरेडी था इसलिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके पूरा चीज़ बैलेंस हो गया। अच्छा, TN आने के बाद करना क्या होता है, हमें सम चाहिए ना 10 तक का, तो मैं T1 लिख दूँगा, T2 लिख दूँगा, T3 लिख दूँ, मैं एक एक को ऐड कर दूँगा। सर एक एक को 10 बार कैसे लिखेंगे, लिखता हूँ ना मैं, देखो आपके सामने 1 लिख रहा हूँ मैं n की जगह पे, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 दिख रहा है मुझे, माइनस T1 की जगह पे यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, 1 अपॉन 1। अच्छा, 1/2 तो सरकारी वाला है, हर बार रहेगा। T2 कैसे आएगा, 2 दूना 4 में से 2 गया, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1/1 दिख रहा है, माइनस यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1/2 दूना 4 2 6 5 दिख रहा है। अगले में कितना दिख रहा है, 1/5 माइनस इधर से 3 3 9 3 12 11 दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अच्छा, यहाँ भी 1/2 सरकारी वाला 1/2 लिख लिया। अच्छा, हमें 10 टर्म का सम चाहिए ना, तो मैं 10 तक लिख लेता हूँ। 10वें में कितना आएगा भाई, यहाँ पे देख लो, 10 10 में 100, 100 में से 11 गया, 1/89 माइनस वहाँ से कितना आएगा, 10 10 में 100, 10 110 109। ओके, मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ भी सरकारी वाला 1/2 तो रहेगा। अब अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, सबको ऐड कर दूँ, अच्छा सबको ऐड करने से LHS में मुझे कितना दिखेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस में T10 तक। तब तक राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, ये इससे काटा पिटा हो गया, ये इससे काटा पिटा हो गया, इससे ये पता चलता है कि अगला वाला कहीं ना कहीं कैसे कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, इससे कट जाएगा, तो बचा कितना, -1/1
फिर यहाँ से -1/109, ओके 1/2 ये सरकारी वाला, -109 -1/109 इंटू 1/2। अच्छा ऊपर मुझे माइनस का 110 दिख रहा है, 2 से भाग लगा दिया तो माइनस का 55, इधर कितना 109, तो -55/109 ये करेक्ट आंसर है। कहाँ है भाई, बी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है भाई, देखो सेकेंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी। अच्छा भाई कोई तो नॉन कॉन्स्टेंट एपी है, नॉन कॉन्स्टेंट एपी का मतलब होता है डी नॉट इक्वल टू 0। पहले नॉन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, डी नॉट इक्वल टू 0। फिर बोला है कि सेकेंड टर्म में लिख लेता हूँ ना a+d। फिर बोला है 8th टर्म a+7d, 44th टर्म a+43d। अच्छा ये तीनों भी टर्म किसी जीपी के पहले 3 टर्म है भाई, पहले तीन टर्म हो, कोई भी 3 टर्म हो, अगर लगातार 3 टर्म होंगे तो ऑब्वियसली जीपी में होंगे। अगर जीपी में हैं, मैं बोल सकता हूँ कि जो T8/T2 होगा वो T44/T8 के बराबर होगा। ये तो जीपी है, जीपी का बेसिक है ये। ठीक है भाई आगे क्या कर सकते हैं एक काम करता हूँ मैं, T ऐसा लिख लेता हूँ इसको सुंदर सा, T44/T8 बराबर T8/T2। सर कैसे आया, अभी उल्टा कर दिया है। T44 क्या है, a+43d a+7d बराबर a+7d/a+d। ओके यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दूँ और बाकी सबको कैलकुलेट कर लूँ, या फिर मैं CND लगा के बोल सकता हूँ। अच्छा CND क्या होता है यहाँ पे कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो अगर कभी आपको मिल गया a/b बराबर c/d, तो आप इसको बोल सकते हो b-c/d, या फिर इसको ही आप बोल सकते हो a+c/b+d, दोनों भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे घटाने से फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि a तो कट जाएगा, तो 43 - 7d क्या बच जाएगा 36d, नीचे 7d - d 6d, कुल मिला के 6 आ गया। अच्छा तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, फ़ायदा ये हुआ, मैं लिख दूंगा a+7d/a+d = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a+7d = 6a+6d, तो d = कितना आ गया 5a। अच्छा d = 5a। अच्छा a हमें पता नहीं है, अच्छा नहीं a हमें पता है, क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 1। अगर a पता है तो d भी मिल गया हमें, a बराबर अगर 1 है तो d बराबर कितना आ गया 5। फिर क्या बोला है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। अरे यार ये तो चिल्दी नहीं हो गया है, 20 टर्म्स का हमें सम पूछा है ना, S20 बराबर कितना 20/2 2a + 19d। ओके 20/2 कितना होता है 10, 2a मतलब 2 × 1 + 19 × 5। अच्छा 19 × 5 कितना होता है 95, 95 + 2 97 × 10 किया 970, सो 970 इज़ राइट आंसर। ओके देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल, ये तो बड़ा जल्दी हो गया भाई। इसमें क्या बोला है SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है SN जो हम स्टैंडर्ड मानते आ रहे हैं वही बोला है। फिर बोला है कि इफ़ S10 बराबर 390, AP के लिए बोला गया है, ये AP के लिए क्या बोला है कि S10 जो है वो 390 के इक्वल है। ओके साहब, फिर क्या बोला है 10th टर्म और 5th टर्म का रेशो दिया है, 10th टर्म और 5th टर्म का रेशो कितना दिया है 15/7। तो हमें क्या चाहिए S15 - S5। अच्छा S15 और -S5 अगर मैं कुछ बोलूँ इसके बारे में, तो हमने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ये कितना आता है 10a + 95d आता है। अगर आपको कुछ पिछले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये आता है, अदरवाइज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ अभी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 15/2 2a + 14d -5/2 2a + 4d। ओके 2 से काटा पीटा कर दिया तो 15a + 7d
माइनस इधर भी काटा पीटा कितना a प्लस 2d, तो 15a माइनस 5 दैट इज़ 10a, 15 7 जा 105d, यहाँ से 10d तो 95d। देखो वही सेम चीज़ आ गया। अच्छा इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू जानने के लिए मुझे a भी चाहिए और d भी चाहिए। ठीक है भाई, तो S10 दिया है 390, तो S10 से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा भाई, 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 390। तो यहाँ से कितना मिल गया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5, 5 से काटा तो 78 आ गया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। T10/T5, T10 कितना होता है, a प्लस 9d, T5 a प्लस 4d, रेशो कितना दिया है 15/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7a प्लस 63d और 15a प्लस 60d, तो कुल मिला के इधर तो 3d बच गया और इधर 8a बच गया। ओके, तो 8a बराबर कितना है 3d। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सुंदर सा बनाऊं तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8a प्लस 72d, नहीं 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 गलती, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ना, तो 36d इज इक्वल टू 78 इंटू 4, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं लेज़ी आदमी हूँ। 8a की जगह पे कितना रखना है 3d, 3d प्लस 36d कितना हो जाएगा 39d इज इक्वल टू 78 इंटू 4, 39 से काट दिया इसलिए लेज़ी आदमी था मैं। d इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अच्छा d का वैल्यू 8 अगर मैं इसमें रख दूँ तो यहाँ से a का वैल्यू मुझे क्लियरली दिख रहा है कितना 3। अच्छा a आ गया और d आ गया, हमें क्या चाहिए था, अच्छा हमें 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 ये चाहिए था 10a प्लस 95d, 10a प्लस 95d, तो 10 इंटू 3 प्लस 95 इंटू 8, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 8 पंजे 40, 8 नवा 72, 72 4 76, 760 प्लस 30 दैट इज़ 790, 790 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपने देखा इस साल मतलब कि 2024 के जेईई मेंस के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कितनी इजी वे में किया है सॉल्व। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगला चैप्टर का जल्दी से हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।